हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस चैनल पे आपको साइंस की प्रैक्टिस सेट में मैं बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रही हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वैसे सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट किए हुए हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बोलती आई हूँ कि आप पहले क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप जो भी आप करेक्ट कर पाओगे, जितने क्वेश्चंस भी आप कर पाए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना करेक्ट किया है। इससे हमें पता चलेगा कि हम आपको कितना अच्छा प्रैक्टिस सेट दे पा रहे हैं, तो हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इससे आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पॉली हाउस इज यूज्ड फॉर। पॉली हाउस किसके लिए इस्तेमाल होता है? इसके ऑप्शंस हैं ग्रोइंग प्लांट्स, स्टोरिंग ग्रेन्स, स्टोरिंग वेजिटेबल्स एंड नन। तो पॉली हाउस जो है वो बेसिकली मतलब स्टोरेज के लिए तो कभी यूज़ नहीं किया जाता है। पॉली हाउस बेसिकली यूज़ किया जाता है ग्रोइंग प्लांट्स के लिए। पॉली आप जानते हो, पॉली बेसिकली प्लास्टिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टिक्स के जो हाउस बनाए जाते हैं बेसिकली आप ग्रीन हाउस बनाते हुए देख सकते हो। तो उसी तरह से पॉली हाउस बनाए जाते हैं जो कि ग्रोइंग प्लांट्स के लिए बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये आपका ग्रोइंग प्लांट्स के लिए इसको तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट मतलब उत्तेजक जो है वो क्या होता है मतलब स्टिमुलेंट की तरह हम किसको यूज़ करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं अल्कोहल, मारिजुआना, सिगरेट एंड ओपियम। इसमें मैं आपको बता दूं, अल्कोहल, मारिजुआना और ओपियम ये तीनों ही सिडेटिव होते हैं। सिडेटिव मतलब ये यूज़ किया जाता है फॉर प्लेजर एंड मतलब माइंड को काम करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। और इसमें ओपियम एंड मारिजुआना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए। ये भी एक तरह का सिडेटिव है। तो ये सारे सिडेटिव होते हैं, स्टिमुलेंट्स नहीं होते हैं। लेकिन सिगरेट जो है वो स्टिमुलेंट का काम करता है, उत्तेजक का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है मोलासिस इज एन एक्सीलेंट रॉ मटेरियल फॉर। मोलासिस जो है वो किसके रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है? इसके ऑप्शंस है एसिटिक एसिड, ग्लिसरीन, अल्कोहल एंड यूरिया। तो मोलासेस जो है वो उनसे बेसिकली इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है और ये अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, डायरेक्ट आपको याद रखने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसको याद भी रखिएगा। हम आपको पीडीएफ भी सबके प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका मतलब टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। और भी इस चैनल पे बहुत सारी हमने ऑलरेडी साइंस की प्रैक्टिस सेट दी हुई हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं अभी तक वो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अलग से जनरल साइंस की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे साइंस की प्रैक्टिस सेट हैं जिसको वो देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट ड्रिंक्स कॉन्टेन्स क्वांटिटीज ऑफ। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या प्रेजेंट होता है? इसके ऑप्शंस हैं कैफीन, निकोटीन, टैनिन एंड रेनिन। तो सॉफ्ट ड्रिंक जो भी होते हैं उसमें बेसिकली कैफीन यूज़ किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। कैफ़ीन मैं आपको बता दूं टी एंड कॉफ़ी में भी प्रेजेंट होता है। बेसिकली कॉफ़ी में कैफ़ीन ही होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए, इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। और सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और इसीलिए उसको हाई प्रेशर पे बंद किया हुआ रहता है। जब भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतल को ओपन करते हो तो बहुत ज़्यादा फ्लोरेसेंस निकलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है।
अगला क्वेश्चन है सीवीड्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। सीवीड्स जो हैं वो किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं? इसके ऑप्शंस हैं सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सल्फर सीविड्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होता है, क्लोरीन भी नहीं प्रेजेंट होता है। सीविड्स जनरली जब भी हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है क्लोरीन होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रोमीन भी नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ आयोडीन प्रेजेंट होता है। वैसे मैं बता दूं फ्लोरीन एंड क्लोरीन बेसिकली गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, तो वो कभी भी कंबाइंड स्टेट में बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। तो सीविड्स जो है वो आयोडीन के सोर्स हैं और उन्हीं से सबसे ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन प्रोड्यूस किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज्ड। आँख को जब हम डोनेट करते हैं तो कौन से पार्ट को यूज किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कॉर्निया, लेंस, रेटिना एंड होल आइज। मतलब आँख का जब ट्रांसप्लांटेशन होता है या जब डोनेशन होता है तो बेसिकली किस पार्ट का डोनेशन किया जाता है या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा कॉर्निया। कॉर्निया इसलिए किया जाता है क्योंकि आँख का एक ऐसा पार्ट है जिसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से ये डेड नहीं होता है बहुत जल्दी, और इसीलिए इसका डोनेशन जो है वो काफ़ी इजी होता है। और इसके साथ साथ हमें मैचिंग भी नहीं करनी होती है। वैसे ऑर्गन्स जिसमें ब्लड की सप्लाई होती है उसमें हमें बहुत सारा मैच ढूंढना पड़ता है, बट इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मैचिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ सेल टाइप से हम डोनेट कर सकते हैं। ब्लड ग्रुपिंग ज़रूरी नहीं होती है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है द पेस मेकर इज ऑल्सो नोन एज। पेस मेकर हम किसे कहते हैं, मतलब पेस मेकर को और क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड कॉर्डी टेंडनी। ये आपका कॉर्डी टेंडनी है एक्चुअली, कॉर्डी टेंसनी लिखा गया है, कॉर्डी टेंडनी कहते हैं उसको। ये हार्ट में प्रेजेंट होने वाले सारे पार्ट्स हैं। हार्ट में एसे नोड होता है, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ हिस होती है एंड कॉर्डी टेंडनी भी होती है, जो कि वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। कॉर्डी टेंडनी आपका वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। बंडल ऑफ हिस भी वेंट्रिकुलर पार्ट में प्रेजेंट होता है, लेकिन एवी नोड एंड एसे नोड ये दोनों ऑरिकल में प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हो कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। तो ऑरिकल में जो आपका राइट ऑरिकल होता है उसमें एसे नोड और एवी नोड दोनों प्रेजेंट होते हैं। अपर राइट ऑरिकल में एसे नोड प्रेजेंट होता है, लोअर में एवी नोड प्रेजेंट होता है। तो एसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। और यहाँ से स्टिमुलेंट मतलब कि हार्ट में जो करंट सप्लाई होती है या जो आप ट्रांसमिशन कह सकते हो, जैसे पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं वैसे ही ये ऐसे नोड होते हैं और ये हार्ट के सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं और इसीलिए इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द वेनम ऑफ कोबरा इज। कोबरा का जहर जो होता है वो कैसा होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीट किया हुआ है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो इसके ऑप्शंस हैं न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, बोथ एंड नन। तो कोबरा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉइजनस होता है और इसका जो पॉइजन होता है वो बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो ये एक न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये हीमोटॉक्सिक नहीं होता है। बहुत सारे जो स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, उसमें वो हीमोटॉक्सिक होते हैं। आपके ब्लड के थ्रू वो जाते हैं और आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं, लेकिन उससे सडनली डेथ नहीं होता है। लेकिन कोबरा के बाइट से आपका डेथ काफ़ी जल्दी हो जाता है क्योंकि ये एक न्यूरोटॉक्सिक होता है और ये सीधे हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस।
कौन सा ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता है, वो नॉन पॉइजनस होता है? इसके ऑप्शंस हैं कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक एंड पाइथन। तो आपको मैं बता दूं, कोबरा और वाइपर एंड करैत, कोबरा, वाइपर, करैत, ये 3 ऐसे स्नेक है जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना गया है। इसको सबसे ज़्यादा जहर उसमें प्रेजेंट होता है, और इसके जहर से आप मतलब बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। कोबरा, वाइपर और करैत की वजह से, नाम याद रखिएगा, ये बहुत हाईली पॉइजनस स्नेक्स होते हैं पूरी दुनिया में। और कोबरा सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, जिसे हम नाग कहते हैं जनरली इन हिंदी। और इसका बायोलॉजिकल नेम नाजा हन्ना कहा जाता है, इसको नाजा हन्ना, और हिंदी में नाग कहते हैं, और कोबरा सेम चीज़ें हैं ये तीनों। वाइपर और करैत, आप जानते हो करैत भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। कोरल स्नेक इधर नहीं प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत हाईली पॉइजनस तो नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं। नन पॉइजनस इसको हम नहीं कह सकते हैं। तो सिर्फ आपका पाइथन जो है ये नन पॉइजनस स्नेक होता है, पाइथन में जहर प्रेजेंट नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि स्नेक्स में जो वेनम प्रेजेंट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, मतलब कहाँ प्रेजेंट होता है। तो वो उसके अपर सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, सैलिवा में प्रेजेंट होता है। तो जब भी वो बाइट करता है, वो उसके सैलिवा के थ्रू हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है, और फिर उसकी वजह से हमारी बॉडी को हार्म पहुंचता है या डेथ हो जाता है। तो और सांप इंटेंशनली आपको नहीं काटता है, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए काटता है। ये बहुत ज़्यादा मिथ है इन सब चीज़ों को लेके, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, आप अपने क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल फैटिग? मसल फैटिग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबल है मसल फैटिग के लिए? इसके ऑप्शंस हैं यूरिक एसिड, पायरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो अगर जमा होता है तो जिससे गठिया हम कहते हैं, गॉट जॉइंट्स पे पेन वगैरह होती है, वो बेसिकली यूरिक एसिड की वजह से होती है, तो इसको याद रखिएगा। और पायरुविक एसिड हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में इनका प्रोडक्शन होता है, और बेंजोइक एसिड का तो प्रोडक्शन नहीं होता है। बेसिकली बेंजोइक एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड नहीं कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं वो काफ़ी वीक एसिड्स होती हैं, और वही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। बेंजोइक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। तो मसल फैटिक जो होती है बेसिकली वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। और यूरिक एसिड का भी याद रखिएगा, जो जॉइंट पेन्स होती हैं, जॉल्ट्स होता है, और जो गठिया जिसे आप कहते हो, वो यूरिक एसिड की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ टोमेटो? टोमेटो के मतलब टमाटर के लाल रंग होने का क्या कारण है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके रेड कलर होने का? इसके ऑप्शंस हैं बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन एंड नन। आप जानते हो बीटा कैरोटीन, ये बेसिकली कैरेट वगैरह में प्रेजेंट होता है, और ये प्रोड्यूस करता है विटामिन ए को। विटामिन ए का प्रिकर्सर माना जाता है बीटा कैरोटीन को। एंथोसाइनिन जो है वो कलर प्रोडक्शन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं या जो फ्लावर्स होते हैं उनमें एंथोसाइनिन प्रेजेंट होता है, और वो उसका डिफरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इन केस ऑफ टोमेटो, लाइकोपीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके रेड कलर के लिए, या जो उसमें सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लाइकोपीन। टोमेटो में लाइकोपीन प्रेजेंट होता है, और वही इसका रेड कलर कॉज करता है। अगला क्वेश्चन है, टोमेटोज आर ए रिच सोर्स ऑफ? टोमेटो जो है वो किसका रिच सोर्स है? इसके ऑप्शंस हैं एसिटिक एसिड, मेथोइक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटोज में एसिटिक एसिड नहीं प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड भी नहीं होता है, और मेथोइक एसिड भी नहीं होता है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और टोमेटोज खाने से मतलब बेसिकली आप सिट्रिक एसिड समझ रहे हो, विटामिन सी कह सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और
टोमेटोज से सबसे ज़्यादा सिट्रिक एसिड हमारे बॉडी को मिलता है। अगला क्वेश्चन है जॉनस साल्क इज, जॉन्स साल्क या जोनस साल्क आप कह सकते हो, इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ। जोनस साल्क जो है वो किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं या किस चीज़ के खोज के लिए जाने जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, कॉलेरा वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन एंड नन। जोनस साल्क एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। ये आप इसके साथ याद रख सकते हो। जोनस साल्क एक बायोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने सबसे पहले पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया था या प्रोड्यूस किया था आप कह सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जॉनस साल्क इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ पोलियो वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है द एज ऑफ ट्रीज कैन बी असर्टेन्ड बाय। ट्रीज का जो एज होता है मतलब पेड़ का पौधे का उम्र जो होता है उसे कैसे पता लगाया जाता है या कैसे हम कहते हैं कि ये कितने साल पुराना है या कितने साल का हो गया? इसके ऑप्शंस हैं वेट, हाइट, एनुअल रिंग एंड लेंथ ऑफ रूट्स। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स कहने का मतलब है कि आप जानते हो कि 2 सीजन्स में बेसिकली प्लांट सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, ऑटम सीजन में और स्प्रिंग सीजन में। और इन दोनों सीजन में उन जो सेल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं और आप जानते हो कि ये मोटाई जो है प्लांट्स की बढ़ती है और वो एक रिंग की तरह बढ़ती है। क्योंकि ऑटम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है तो उस समय थोड़ी डार्क कलर की बनती है और एक लाइट कलर की बनती है। डार्क और लाइट बैंड से हम पता लगाते हैं कि प्लांट का जो एज है वो कितना है। उस एनुअल रिंग से पता चलता है कि प्लांट का एज कितना है। अगला क्वेश्चन है वाटर इज कंडक्टेड इन वैस्कुलर प्लांट्स बाय। वैस्कुलर प्लांट्स में वाटर का कंडक्शन कैसे होता है? मतलब पानी का जो आप जानते हो कि रूट से एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में कैसे कंडक्शन होगा, किस चीज़ से होता है? इसके ऑप्शंस है फ्लोएम टिश्यूज, पैरेन्काइमा टिश्यूज, मेरिस्टेम्स एंड जाइलम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यूज जो हैं वो ग्लूकोज वगैरह को जो मतलब रॉ मटेरियल्स तैयार किए जाते हैं लीव्स के थ्रू या जो फूड तैयार किया जाता है लीव्स के थ्रू उसका ट्रांसमिशन करते हैं पूरे प्लांट्स में। और आप जानते हो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है और इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है फ्रुक्टोज में और फ्रुक्टोज के फॉर्म में पूरे प्लांट में ये मूव करता है और इसका स्टोरेज जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये तीनों टर्म काफ़ी अलग अलग है, इसको याद रखिएगा। फॉर्मेशन ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, फॉर्मेशन ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसमिशन जो है वो फ्रुक्टोज के फॉर्म में और स्टोरेज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो आप इस तरह से इसको लिख के याद रख सकते हो, फॉर्मेशन ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसमिशन फ्रुक्टोज के फॉर्म में एंड स्टोरेज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और आप इसको नोट करते चलिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हमें याद नहीं रहते हैं बेसिकली, तो अगर आप इसे नोट कर लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, जाइलम टिश्यूज। जो जाइलम टिश्यूज होते हैं वो रूट से लीव्स तक वाटर का कंडक्शन करने में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर इज। नेचर में सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस है। अगर इनऑर्गेनिक की बात करता है तो उस समय हम गैसेस या जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूछा जा रहा है, मतलब कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड सेलुलोज। आप जानते हो कि ये सारे ही कार्बन कंपाउंड हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड सेलुलोज, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो होता है सेलुलोज। नेचर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलुलोज होता है। अगला क्वेश्चन है द गैस विच इमिट्स फ्रॉम राइस फील्ड इज।
चावल के खेत से किस गैस का प्रोडक्शन होता है या कौन सा गैस निकलता है? इसके ऑप्शंस हैं एथेन, मीथेन, नाइट्रोजन एंड ऑल। तो राइस की जो फील्ड होती है उससे सबसे ज़्यादा अमाउंट में मीथेन का प्रोडक्शन होता है। पूरे राइस फील्ड में मीथेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और वो मीथेन रिलीज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ड्वार्फ राइस वेराइटी डेवलप्ड इन इंडिया वाज। फर्स्ट ड्वार्फ राइस वेराइटी इंडिया में कौन सा डेवलप किया गया था? आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे हैं जो फिलीपींस में तैयार किए हैं। इसके साथ साथ मतलब मैक्सिमम राइस वैरायटी फिलीपींस में ही तैयार किया गया था, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे ड्वार्फ वैरायटी को तैयार किया गया था और इसमें से जो जया है वो सबसे पहले रेडी किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जया। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि IR-18 का प्रोडक्शन कहाँ पे किया गया था और इसका नेम IR-8 क्यों रखा गया है। पद्मा और रत्ना के बारे में भी बताइएगा कि पद्मा और रत्ना किसकी वैरायटी है, ये किसकी वैरायटी है और इसका प्रोडक्शन कब हुआ है और कहाँ हुआ है। ये चीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मैं बता चुकी हूँ कि फर्स्ट ड्वार्फ राइस वैरायटी इंडिया में जो प्रोड्यूस हुआ है वो जया है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ। कार्बन डेटिंग किसका उम्र पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है? इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने जा रही हूँ, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे मतलब बचपन से हम इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं कार्बन डेटिंग के बारे में। इसके ऑप्शंस हैं फॉसिल्स, प्लांट्स, रॉक्स एंड नन। इन तीनों में आपको बताना है कि किस चीज़ के लिए कार्बन डेटिंग का यूज़ किया जाता है, किस चीज़ का एज पता करने के लिए, और इसका करेक्ट आंसर क्या है ये आप हमें प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका है द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड इज़। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं लोटस, सनफ्लावर, रेफ्लेसिया एंड ग्लोरी लिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, रेफ्लेसिया। और ये एक रूट पैरासाइट भी होता है। रेफ्लेसिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर होता है, सबसे लार्जेस्ट फ्लावर। और ये अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर्स के अप्रॉक्स होता है, काफ़ी बड़ा होता है फ्लावर इसका, और ये एक रूट पैरासाइट होता है। और एलिफेंट के थ्रू बेसिकली इसका पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन एलिफेंट्स के थ्रू होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा फ्लावर है और इसके लिए बहुत ही बड़े एनिमल की भी ज़रूरत है। बेसिकली आप जानते हो कि पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, सबसे ज़्यादा विंड के थ्रू होता है, और भी सोर्सेस हैं, लेकिन इसके लिए एलिफेंट का मतलब एलिफेंट इसका रिसोर्स होता है। तो ये याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर जो है वो रेफ्लेसिया है। ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सारे प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा डेली हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके भी PDF आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम का ग्रुप मतलब लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हुए रहेंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे आपको सारी नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहेंगी। थैंक यू।